ये फैन बंद कर देना। हाँ कर दो। कर दिया क्या? जो रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। मेरे को नहीं दिख रहा ये वाला लेक्चर। यस। Okay. So very good morning to every one of you all. Okay. So yesterday we had started with the topic relating to quorum. एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? What is quorum? Quorum is nothing but it is the minimum number of members who are required to be present in a meeting for a valid meeting to start. बराबर या नहीं? What is a quorum for a private company? बोलो. 2 members personally present. And what is the quorum in case of a public company? Slab wise. Yes. So it is 5, 15 and 30. If the number of members is up to 1000, quorum क्या है? 5. If the number of members is more than 1000, up to 5000, the quorum will be 15. और more than 5000 रहा तो quorum क्या रहेगा? 30. अच्छा, सिर्फ members personally present count होते हैं for quorum purpose. और quorum कब check करते हैं? Within the first half an hour of the meeting. अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग का क्या स्टेटस होगा? द मीटिंग विल बी adjourned. बट इफ इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स एंड कोरम इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन? द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड. यस और नो गाइस? यस. अब हम लोग देखने वाले हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, adjourned मीटिंग में भी कोरम नहीं आया. हाँ, मीटिंग होगी और जितने मेंबर्स आए क्या उन्हीं को कोरम कंसिडर किया जाएगा? अरे हाँ है ना? Very good. Now today firstly we will be doing section number 105 which is relating to proxy. What is it relating to? Proxy. Let's check it out. Come on guys. Proxy. देखो बहुत बार ऐसा होता है मेंबर को पर्सनली मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मेंबर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है टू द मीटिंग. ओके. अब ये तो पर्सन मेंबर खुद नहीं है, ये तो उसका दोस्त है, रिलेटिव है, जान पहचान वाला बंदा है. अब ऐसे केस में मेंबर तो नहीं है ना, और इसीलिए हम इस पर्सन को कोरम के लिए काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोरम में तो वही लोग काउंट होते हैं जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है. बट अ प्रॉक्सी इज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ही इज लाइक द एजेंट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्फोसिस के कुछ शेयर्स हैं. अब इन्फोसिस की मीटिंग आने वाली है, बट अब मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द बिजी रूटीन. निश्चय बैच, संकल्प बैच, फाउंडेशन बैच, इंटर बैच. अब ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ? से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाई को भेज देती हूँ टू अटेंड द मीटिंग, टू वोट इन द मीटिंग. एक ही मिनट, शायद कैमरा बंद हो गया. बंद हो गया ना कैमरा? शुरू हो गया वापस? दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? क्योंकि यहाँ पे 20 सेकेंड्स के बाद आता है तो बाद में समझेगा. हाँ ठीक है, हो गया, शुरू हो गया. हाँ, तो हम क्या कर रहे थे
कि मुझे तो मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, आई सेंट माई ब्रदर इन द मीटिंग. नाउ ही इज वोटिंग ऑन माई बिहाफ. वापस बंद हुआ क्या? उसकी बैटरी खत्म हुई है क्या? एक ही मिनट. हाँ, वर्चुअल किड्स, आई होप आवाज तो भी आ रही है आप लोगों को. माइक चेक. हुआ शुरू. अब ऐसे केस में क्या सेटिंग में प्रॉब्लम है वो करेक्ट कर ले तूने तो वापस बंद होगा कैमरा. इधर ही रुक तूने तो. हाँ. So now on my behalf, my brother is going in the meeting and he is voting on my behalf. अब ऐसे केस में my brother is not a member personally present, क्योंकि member तो कौन है? मैं हूं. But now he is a kind of my agent. Okay, and because he is not a member personally present, he will not be counted for quorum purpose. तो लीगल लैंग्वेज में मेरे भाई को बोलेगे क्या? उनको कहते हैं एज अ प्रॉक्सी. क्या कहते हैं? प्रॉक्सी. जैसे कॉलेज में आप किसी की प्रॉक्सी लगाते हो, वैसे यहां पे भी ऐसा ही है. आप खुद प्रेजेंट नहीं हो, आप किसी और को भेज देते हो आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए. यही पर्सन को कहते हैं एज अ प्रॉक्सी. बट अ प्रॉक्सी इज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, हेंस ही कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पस. इनफैक्ट प्रॉक्सी जो होता है ना, ही कैन नॉट इवन वोट बाय शो ऑफ हैंड्स. ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स. आप इमेजिन कीजिए, मैंने मेरे भाई को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया. से स्वप्निल सर ने भी मेरे भाई को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया. मेरे मॉम डैड ने भी मेरे भाई को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया. मेरे भाभी ने भी मेरे भाई को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया. क्योंकि एक पर्सन जो है ना 50 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है. आप सोचो मेरा भाई अकेला गया है, बट वो जो गया है ना, मेरा एजेंट बन के गया है. स्वप्निल सर का मतलब अपने जीजू का एजेंट बन के गया है. भाभी का मतलब उसकी बीवी का एजेंट बन के गया है. मम्मी पापा का एजेंट बन के गया. अब आप सोचो, से फॉर एग्जाम्पल कोई रेजोल्यूशन मीटिंग में डाला गया है कि क्या हम मिस्टर ए को ऑडिटर के तरह अपॉइंट करें, हाँ या ना. आप सोचो मेरा अकेला भाई इतने लोगों का एजेंट है और वोटिंग हो रही है बाय शो ऑफ हैंड्स. मेरा भाई कैसे वोट करेगा? हाँ ना ऐसे ही करते रहेगा वो. क्या ये पॉसिबल है? फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट, बिकॉज बंदा तो एक ही है. कितनी बार वो हाथ ऊपर करेगा, कितने बिहाफ के लिए करेगा? अभी ये तो 4-5 ही लोग थे. सपोज 50 लोगों का अगर प्रॉक्सी होता तो इसी में मीटिंग खत्म हो जाती. और इसलिए स्ट्रेट अवे हमने कह दिया है, एक्ट में लिख दिया है, सेक्शन 105 ही कहता है प्रॉक्सी ना शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता है. वोट अगर करना भी है, ही शुड डिमांड अ पोल एंड वोट बाय वे ऑफ अ पोल. सो यस, he can vote, but he can vote only by poll. पोल में क्या होता है? आपने कभी केबीसी देखा है? ऑडियंस पोल. कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, तो रिएक्ट करो ना. ऐसे देख लो जैसे कि मैं पता नहीं चाइनीज में ही बात कर रही हूँ आप लोगों से. सो सुनना, आज थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आज प्री रिजल्ट बैच भी चालू हो रही है. जिन्होंने अभी फाउंडेशन दिया है ना, तो उनकी प्री रिजल्ट बैच चालू हो रही है. और हर्षद सर का कुछ कारण के वजह से लेक्चर नहीं हो पाया था और क्लासरूम भी शिफ्ट हुई है, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है. मैं भी खुद ही कंफ्यूज थी. पहले मैं नीचे वाली क्लासरूम में गया एंड देन आई केम अप. तो थोड़ा सा भी आज सेटल होने के लिए टाइम लग जाएगा. कल से एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक. तो सुनो ना, अ प्रॉक्सी
is not counted for quorum purpose. He cannot vote by show of hands, but he can demand for a poll and he can vote by way of a poll. तो वही मैं कह रही थी कि कौन बनेगा करोड़पति में कैसे ऑडियंस का पोल होता है, वैसे ही एक्चुअली मीटिंग में भी क्या होता है, आपका रेजोल्यूशन रखा जाता है सारे मेंबर्स के सामने और फिर मेंबर्स हाँ या ना में जवाब देते हैं. ओके, तो आप अगर प्रॉक्सी हो किसी के, यू कैन वोट बाय वे ऑफ अ पोल, क्योंकि वो तो क्या है, इवेंचुअली एक सिस्टम ही है. तो सिस्टम में फीड किया जाएगा कि आप कितने लोगों के प्रॉक्सी हो और वो लोग कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, और उसके हिसाब से क्या होगा, आप वोट करोगे. हो सकता है मेरा फेवर में है, सर का अगेंस्ट है, तो यू कैन डू दैट. मतलब माई ब्रदर कैन डू दैट बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ सिस्टम. तो मेरे नाम के आगे वो फेवर पे टिक करेगा, सर के नाम के आगे वो अगेंस्ट में टिक करेगा, वोट करेगा. उसका जो भी है, मम्मी पापा का, भाभी का जो भी है, रिस्पेक्टिवली वो वोट जो है वो कर सकता है. कितना भी सिस्टम जो है आप सॉफ्टवेयर के द्वारा तो अपडेट कर ही सकते हो और सारी चीजें फीड कर ही सकते हो. इसलिए हमने प्रॉक्सी को अलाउ किया है टू वोट बाय वे ऑफ अ पोल. कैन अ प्रॉक्सी वोट बाय शो ऑफ हैंड्स? नो. कैन ही वोट बाय वे ऑफ अ पोल? क्या प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट किया जाता है? वाई नो? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट. अब देखो, अगर आप प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहते हो, उसके लिए एक फॉर्म है, और ये फॉर्म जो है उसका नंबर है फॉर्म नंबर MGT11. क्या फॉर्म नंबर है बोले तो? MGT11. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो सारे फॉर्म नंबर शुरू होते हैं MGT. MGT इज नथिंग बट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट. तो इसी चैप्टर का 11th फॉर्म नंबर MGT11 is relating to appointment of proxy. What is MGT11 relating to? Appointment of proxy. तो कोई भी मेंबर, तो अगर मैं इन्फोसिस की मेंबर हूं और मैं प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहती हूं, मेरे भाई को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट करना चाहती हूं, आई हैव टू फिल इन फॉर्म नंबर MGT11 and I have to submit it to the company. And this submission to the company has to be at least 48 hours before the commencement of the meeting. How many hours before? 48 hours before the commencement of the meeting. तो say for example, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी मीटिंग जो है so say my meeting is स्टाइलिश क्यों नहीं चल रहा है यार? से मेरी मीटिंग जो है एग्जाम्पल पर्पज के लिए 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट सबके बने, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑडिट हो गया, और मेरी मीटिंग जो है से 5 अगस्त को शेड्यूल की गई है. 5 अगस्त कितने बजे? एट मे बी से 11 AM इन द मॉर्निंग. ठीक है, 5 अगस्त को मेरी मीटिंग है. ये मेरी मीटिंग है जो 11 बजे शुरू होने वाली है. अब अगर मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, अगर मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, मेरा MGT11 कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. व्हाट इज 48 आवर्स? 2 days. सो इन शॉर्ट 3 अगस्त 11 बजे के पहले मेरा जो MGT11 है वो पहुंच जाना चाहिए. दिस इज द लिमिट. उसके बाद अगर आपका प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट होता है
तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी को वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर मुझे सबमिट करना भी है, आई हैव टू मेक इट श्योर कि मेरा जो MGT11 है ये सबमिट हो रहा है 3 अगस्त के 11 बजे तक। 3 अगस्त के 11 बजे तक मेरा MGT11 जो है वो हो जाना चाहिए सबमिट। उसके बाद अगर आप MGT11 सबमिट करते हो तो सच सबमिशन इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सबमिशन। तो बताओ मुझे, प्रॉक्सी क्या वोट कर सकता है बाय शो ऑफ हैंड्स? कैन ही डिमांड फॉर अ पोल? यस। कैन ही वोट बाय वे ऑफ अ पोल? इज ही काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? प्रॉक्सी को अगर आपको अपॉइंट करना है, फॉर्म नंबर बताओ, MGT11, ये कंपनी के पास कितने समय तक पहुंच जाना चाहिए? 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद अगर प्रॉक्सी फॉर्म आता है तो ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म नहीं होगा। यस और नो गाइस? ओके। उसके साथ साथ सुनो ना मेरी बात, अब मैंने मेरे भाई को तो अपॉइंट कर दिया एज अ प्रॉक्सी, बट इत्तेफाक से ऐसा हो गया जिस दिन मीटिंग थी ना 5 अगस्त को, उस दिन मेरी सारी क्लासेस कैंसिल हो गई। तो अब मुझे पॉसिबल था मीटिंग अटेंड करना, और क्योंकि मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल था मैं खुद मीटिंग अटेंड करने चली गई। मेरा भाई भी गया, मैं भी गई, उसने भी वोट किया, मैंने भी वोट किया। किसका वोट वैलिड होगा, मेरा या भाई का? मेरा। मेरा क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली प्रेजेंट हूं। भाई का होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है। क्या लगता है वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? किसका वोट वैलिड होना चाहिए, मेरा या भाई का? कम ऑन गाइस, कम ऑन, टेल मी। इंद्रजीत, MGT का फुल फॉर्म मैनेजमेंट है, हमने कहा था। ध्यान से सुनिए। कम ऑन वर्चुअल किड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किसका वोट वैलिड होगा, मेरा या आपका? मतलब मेरे भाई का? मेरा। मेरा 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 भाई का। आप बेटा, किसका वोट वैलिड होगा? नो कमेंट्स। क्वेश्चन सुना था आपने? क्यों, कहां ध्यान था? बट ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो ना। लिखने का काम तो आप बाद में भी कर सकते हो, है ना? कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा वापस से आपको? तो वर्चुअल किड्स में भी मैम मेंबर का, आपका मेंबर का, मैम आपका मेंबर, आपका मेंबर, क्योंकि वो पर्सनली प्रेजेंट है, आपका आपका। ओके, वर्चुअल किड्स में भी एवरीवन जिन्होंने रिप्लाई किया उन्होंने कहा है कि मेरा ही वोट वैलिड है, एंड आई एम सो हैप्पी मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर करेक्ट। वाई? डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट्स ओके। यहाँ पे गलत किया चलेगा, एग्जामिनेशन में गलत नहीं करना है ना। तो देखो सुनो, मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल और एजेंट जैसा रिलेशनशिप होता है मेंबर का और उसके प्रॉक्सी का। अब देखो, जब प्रिंसिपल को कोई काम करने नहीं जमता है, प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है, बराबर? और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम करता है। बट देखो, अगर प्रिंसिपल खुद ही वो काम कर लेता है तो एजेंट की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रिंसिपल खुद काम कर लेता है then it acts as an automatic revocation of the appointment of the agent. एजेंट के अपॉइंटमेंट का रेवोकेशन हो जाता है, एजेंट के अपॉइंटमेंट का रेवोकेशन हो जाता है, एंड दैट इज वाई द वोट ऑफ द मेंबर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड वोट। आप एजेंट को अपॉइंट ही इसीलिए करते हो क्योंकि आपको खुद वो काम करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप खुद वो काम कर लेते हो तो एजेंट का अपॉइंटमेंट हो जाता है रिवोक, एजेंट का अपॉइंटमेंट हो जाता है रिवोक। नो, इट्स एन ऑटोमेटिक रेवोकेशन। एज सून एज द मेंबर कम्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट्स एन ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी। ठीक है? अच्छा, वैसे ही और एक एग्जाम्पल, तो देखो, बिटवीन द मेंबर एंड द प्रॉक्सी किसका वोट वैलिड होगा? मेंबर का वोट। किसका वोट वैलिड होगा? मेंबर का वोट जो होगा वैलिड होगा। ठीक है?
और एक एग्जाम्पल में लेते हैं। देखो, मैंने मेरे भाई को अपॉइंट किया एज प्रॉक्सी। अब से मैंने अपॉइंट किया, उसी शाम को मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हो गया, ठीक है। तो गुस्से में मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने मेरी कजन सिस्टर को अपॉइंट कर दिया प्रॉक्सी की तरह। अगले दिन, पहले दिन किसको अपॉइंट किया था? भाई को, क्योंकि मेरे और मेरे भाई का झगड़ा हो गया, टॉम एंड जेरी होते ही रहता है। तब गुस्से में मैंने क्या कर दिया, अगले दिन मेरी कजन सिस्टर को अपॉइंट कर दिया एज द प्रॉक्सी। अब मीटिंग में तो भाई भी गया, बहन भी गई, भाई ने भी वोट कर दिया, बहन ने भी वोट कर दिया। किसका वोट वैलिड होगा? जो रीसेंट अपॉइंट, मतलब सिस्टर का, सिस्टर का, सिस्टर का, सिस्टर का। क्यों? हाँ, तो जैसे आप बाद के प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हो, बाद के प्रॉक्सी को अपॉइंट करना विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी। यस, वेरी गुड। सो व्हेनेवर देयर इज अ लेटर प्रॉक्सी, appointment of later proxy acts as revocation of the prior appointed proxy. Yes or no guys? और एक लास्ट पॉइंट है प्रॉक्सी से रिलेटेड, वो है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स। हाँ बोलो ना। आप ही बताओ, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कब वैलिड होता है? ओनली इफ इट इज, अगर आपने वो 48 आवर्स के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है। हाँ, तो वही उसी का जवाब दे रही हूँ। तो वही बोल रही हूँ ना, मैंने वही जवाब दिया है बेटा। सुनो ना, आप देखो, आपने भाई को जो है से भाई को मैंने भाई को अपॉइंट किया था 1 अगस्त को, चलेगा? ये भैया को अपॉइंट किया है, ठीक है, एज प्रॉक्सी। बट मेरा भाई से झगड़ा हुआ तो मैंने मेरी सिस को अपॉइंट किया, बट मैंने सिस को, ऐसे ही कह रहे हो ना आप, सिस को अपॉइंट किया है ऑन 4 अगस्त, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप, एज प्रॉक्सी। ग्रीन में जो है वो सारे प्रॉक्सीज है, ठीक है। अब आप बताओ, मेरे हिसाब से मत देखो, आप कानून के हिसाब से देखो, कानून के हिसाब से क्या ये तो है, ठीक है, प्रायर अपॉइंटमेंट एंड लेटर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज, 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किए, बट ये प्रॉक्सी मैंने अपॉइंट किए। कानून के हिसाब से आप बताओ, डोंट लुक फ्रॉम माय साइड ऑफ व्यू, कानून की आंखों से देखो, कानून के हिसाब से बताओ आप मुझे, कानून के हिसाब से क्या सिस का अपॉइंटमेंट वैलिड है? कानून को ये दिख ही नहीं रहा है, तो कानून के हिसाब से प्रायर और लेटर है ही नहीं। कानून के हिसाब से एक ही अपॉइंटमेंट है, वो है भाई का, बिकॉज उसका लीगली हमने प्रॉपरली अपॉइंटमेंट किया है एज अ प्रॉक्सी। सिस्टर का प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट लीगल रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं किया गया है, सो इट्स नॉट वैलिड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी फॉर माय सिस्टर। तो कानून के हिसाब से सिस कभी अपॉइंटेड थी ही नहीं एज अ प्रॉक्सी। कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, उसकी आंखों के हिसाब से सिर्फ भाई का ही अपॉइंटमेंट हुआ है एज प्रॉक्सी। सो कानून के हिसाब से देर इज नो प्रायर एंड लेटर, देर इज ओनली 1 अपॉइंटमेंट एंड दैट इज भाई का अपॉइंटमेंट। उस केस में वोट ऑफ माई ब्रदर विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट। ओके, पक्का? तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपको डिसीजन लेना होता है। ओके, तो पहली बात तो आप प्रॉक्सी जब अपॉइंट करते हो, मेक इट श्योर प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का फॉर्म इज रीचिंग द कंपनी 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। अलोंग विद दैट, अगर मेंबर खुद गया है तो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट रिवोक हो जाता है। एंड प्रायर प्रॉक्सी है, लेटर प्रॉक्सी है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी, ठीक है। एंड जस्ट मेक इट श्योर जो भी अपॉइंटमेंट है, प्रायर, लेटर, व्हाटएवर, इट इज 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। हाँ, वो आखिरी पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रही थी वो ये था कि अगर कोई मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहा है, ओके, और वो मेंबर को इंस्पेक्ट करना है, द प्रॉक्सी इज डिपॉजिटेड विद द कंपनी। देखो,
प्रॉक्सी नहीं, कौन जा रहा है? मेंबर। कोई तो मेंबर है, मिस्टर श्याम, वो इन्फोसिस की मीटिंग अटेंड करने गए एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बट ये जो मिस्टर श्याम है ना, उनको ये देखना है कि कौन प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है, कितने मेंबर्स ने प्रॉक्सीज को अपॉइंट किया है। श्याम कौन है, प्रॉक्सी है या मेंबर है? मेंबर है। श्याम इन्फोसिस की मीटिंग में जा रहे हैं, वो भी पर्सनली जा रहे हैं, और उनको चेक करना है इन्फोसिस के जो इतने सारे मेंबर्स हैं ना, इन मेंबर्स ने कौन पर्सनली आ रहा है और कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड विद द कंपनी। तो एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, you can inspect, you can inspect, you can inspect the proxies deposited. बट अगर आपको proxies deposited इंस्पेक्ट करने हैं, आप कर तो सकते हो, आपका राइट है, क्योंकि आप मेंबर हो, आप मालिक हो, आप कंपनी के ओनर हो, आप कर तो सकते हो इंस्पेक्शन। बट फॉर दैट यू रिक्वायर टू गिव अ 3 days प्रायर नोटिस। आपको देना पड़ता है एक नोटिस विच इज अ 3 days प्रायर नोटिस। ठीक है, तो मीटिंग शुरू होने के पहले 3 दिन पहले तक आप नोटिस दे सकते हो। नोटिस देने से आपको राइट मिल जाएगा। क्या राइट मिल जाएगा? प्रॉक्सीज जो डिपॉजिट हुए हैं ना, उसको इंस्पेक्ट करने का। बट इंस्पेक्शन आप कब से शुरू कर सकते हो? इंस्पेक्शन आप शुरू कर सकते हो मीटिंग के 24 आवर्स पहले से। इंस्पेक्शन कब से शुरू कर सकते हो? मीटिंग के 24 आवर्स पहले से, अप टू द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग होने के बाद क्या ही चेक करोगे कौन प्रॉक्सी है, अब तो झाला। तो इसलिए मीटिंग होने के 24 घंटे पहले से आप जब चाहो मतलब ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे आ गए बस, हे डायरेक्टर मैं मालिक हूं मेरे को दे प्रॉक्सीज, ऐसा नहीं। रीजनेबल टाइम पे आप आ जाओ मीटिंग के 24 घंटे पहले। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मीटिंग देखो ना, 5 अगस्त को 11 बजे मीटिंग है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ आई विल कम एट अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 अगस्त को। 3 दिन पहले मैंने नोटिस दे दिया है, नोटिस तो मिल गया है, तो नोटिस देने की वजह से मेरे को राइट मिल गया है प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट करने का। बट अब मैं क्या कर रही हूं, मैं सोच रही हूं मैं क्या करती हूं, 11 बजे की अगर मीटिंग है ना, मैं 9 बजे पहुंच जाती हूं, और 9 बजे आई विल गेट द प्रॉक्सीज, आई विल इंस्पेक्ट देम, और उसके बाद फिर मैं 11 बजे मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ। ऐसा मेंबर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगली रात शाम आ गए थे, 4 अगस्त को ही रात को आ गए थे, सोचे थे चलो नींद नहीं आ रही है, नया शहर है, शहर भी एक्सप्लोर कर लेंगे, प्रॉक्सीज भी इंस्पेक्ट कर लेंगे, घूमते फिरते खाते पीते रात के 1 बजे पहुंच गए ऑफिस में, खटखटा रहे दरवाजा, प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट करना है, प्रॉक्सी डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट करना है, मिलेगा क्या? नहीं। दो दैट रात के 1 बजे 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग, बट ऐसा नहीं होता है। 24 आवर्स में भी यू हैव टू इंस्पेक्ट ओनली ड्यूरिंग द रीजनेबल बिजनेस आवर्स। अपने मन चाहे समय पे आप ऑफिस में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो बताओ इंस्पेक्शन के लिए क्या नोटिस देना जरूरी है? कितने दिन प्रायर नोटिस? 3 days प्रायर नोटिस। कितने डेज प्रायर नोटिस? 3 days प्रायर नोटिस। एंड अलॉन्ग विद दैट नोटिस के साथ साथ और एक चीज मेरे को बताओ, आप इंस्पेक्शन कब से शुरू कर सकते हो? 24 आवर्स बिफोर the date, before the commencement of the meeting, and this inspection can be carried out up till the conclusion of the meeting. हाँ या ना? 2 छोटे छोटे सेक्शंस है, वो भी हम करने वाले हैं, और 104 भी करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स का है। किसका है? 112 एंड 113, 2 सेक्शंस है रिप्रेजेंटेटिव। मैं बताती हूँ चार्ट बुक में कहाँ पर है, कौन सा चार्ट नंबर होगा बेटा? 7.5 चार्ट नंबर। एक ही मिनट है, आज थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ राइटिंग का, चलेगा ना? आज जो भी सेक्शंस हमने किए हैं ना, उसका होमवर्क दूंगी, आप लोगों को शिद्दत से होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पास होना है ना आप लोगों को? वेरी गुड।
7.5 बताया ना आपने? नहीं, सेवन पॉइंट फाइव ये रहा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। हाँ ये देखो 112 दिख रहा है आपको और 113 है ना। 112 और 113 ये दो चार्ट्स है। इसमें मैं आपको बताती हूँ ये सेक्शन एक्चुअली इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरे को आपको सवाल पूछना है, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? एक कंपनी जो होती है, इज इट अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ? कैन इट बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम? कैन इट इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम? तो क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? अरे बोलो ना, क्या प्रैक्टिकली ऐसा हुआ भी है? हुआ है क्या? अरे एसपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमने कितनी कंपनीज में शेयर्स खरीदे हैं, सच में खरीदा है हमने। उसके साथ साथ आप देखो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे हैं, से फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल लिमिटेड के। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? अब से फॉर एग्जांपल अगर एसपीसी ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदे हैं या एसपीसी ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, जब रिलायंस की एजीएम होगी क्या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस आएगी? मीटिंग कौन सी कंपनी की है? रिलायंस की। मीटिंग की नोटिस 101 में देखा था, क्या एवरी मेंबर को दी जाती है? रिलायंस का वन ऑफ द मेंबर क्या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, क्या हमको नोटिस मिलेगी रिलायंस की मीटिंग की? हमको मतलब किसको? मेकर सर को नहीं, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग, स्वप्निल सर अलग। एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग, अंकिता मैम अलग है, क्योंकि एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक सेपरेट स्टेटस है इन द आईज ऑफ लॉ। मेरे और आपके आंखों से नहीं, कानून की आंखों से देखो। कानून की दुनिया में ये कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है, और इस कंपनी ने अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदे, ये कंपनी उसकी मेंबर है। और अगर एसपीसी रिलायंस की मेंबर है, जब नोटिस जाती है एजीएम की, सारे मेंबर्स को जाती है, जिसमें से एक नोटिस एसपीसी को भी आती है। भले ही बट कानून में तो हमने कह दिया एसपीसी की अलग आइडेंटिटी है। क्या एसपीसी चल के रिलायंस की मीटिंग में जा पाएगा? क्या एसपीसी रिलायंस की मीटिंग में वोट कर पाएगा? उसके पास क्या आपके और मेरे जैसे हाथ पैर है? हम तो नेचुरल पर्संस हैं। एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ पर्सन बट नॉट नेचुरल, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और इसी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कॉन्सेप्ट लाया है रिप्रेजेंटेटिव का। कौन सा कॉन्सेप्ट लाया है? तो लॉ मेकर भी जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं, दे कैन नॉट गो इन द मीटिंग फिजिकली। हम सिर्फ एसपीसी को महसूस कर सकते हैं, है ना। उसका ऐसा नेचुरल प्रेजेंस नहीं है आपके और मेरे जैसे, समझ रहे हो ना आप। तो वो चल के नहीं जा सकती है रिलायंस की मीटिंग में, वो वोट नहीं कर सकती है रिलायंस की मीटिंग में। और इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लाया है रिप्रेजेंटेटिव का। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, जैसे कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो क्या कर सकती है अपने बिहाफ पे? एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी इज ऑल्सो सेपरेट पर्सन, सो एलएलपी कैन ऑल्सो बाय शेयर्स इन अदर कंपनीज। हाँ है ना। तो अब ऐसे केस में एलएलपीज कंपनीज खुद चल के वोट नहीं कर सकते हैं, बट वो क्या कर सकते हैं? अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर रिलायंस की नोटिस आई है हमें मीटिंग की एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को, तो एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या कर सकता है? सिर्फ फॉर एग्जांपल स्वप्निल सर को अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपॉइंट कर सकता है। मैं प्रॉक्सी नहीं कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ? रिप्रेजेंटेटिव। और जब स्वप्निल सर रिलायंस की मीटिंग में जाएंगे ना, माना जाएगा एसपीसी चल के आ रहा है। जब स्वप्निल सर वोट करेंगे ना रिलायंस की मीटिंग में, माना जाएगा एसपीसी वोट कर रहा है, बिकॉज अ रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट।
A representative is considered as a member personally present. And if he is considered as a member personally present, अब आप लोग बताओ, virtual kids, come on, क्या representative को quorum के लिए count किया जाएगा? Very good. So the answer to the question is yes, because he is a member personally present. तो representative वाला point 113 में है, जो बात करता है representative of body corporates. But 112 है जो बात करता है even the central government and state government. They can hold shares in companies. ऐसी तो गवर्नमेंट कंपनीज भी बनती है, जैसे कि MTNL है, BSNL, कोल इंडिया लिमिटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना स्टेक है? ऑलमोस्ट 67% स्टेक है. कोल इंडिया पता है आपको? इट्स अ वेरी फेमस गवर्नमेंट कंपनी, माइंस का काम करती है ना. कोल इंडिया में गवर्नमेंट का कितना स्टेक है ना? ऑलमोस्ट 67% स्टेक है गवर्नमेंट का इन कोल इंडिया लिमिटेड. अब ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब द शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब द शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. बट थोड़ी ना प्रेसिडेंट आने वाला है, गवर्नर आने वाला है, ये लोग क्या करते हैं? अपने बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं. तो जब ये रिप्रेजेंटेटिव जाता है, माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट गया है या ये स्टेट गवर्नमेंट गया है. ओके, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर considered as members personally present and hence they are counted for quorum purpose. Yes or no guys? पक्का 100%. देखो रेगुलर बैच में तो हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ देखते हैं. वो screener.in के वेबसाइट पे मैं लेके जाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट का कितना स्टेक है, ऐसा वैसा ये वो. बट दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच. रेगुलर बैच में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 160 आवर्स होते हैं. फास्ट ट्रैक बैच हमारा जो शेड्यूल्ड है दैट इज फॉर अराउंड 35 to 40 आवर्स. तो ऑब्वियसली बात है, जो मैं 150 घंटे में करती हूँ, मैं 50 घंटे में तो नहीं कर पाऊंगी. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम होगा. इट इज़ मोर एग्जाम ओरिएंटेड फोकस इन द फास्ट ट्रैक बैच. तो थोड़े लाइव एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कुछ कम ही हो गए, रिविजन भी कुछ कम होगा, टेस्ट तो नहीं रहेंगे. तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. मतलब अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करना है बट फिर भी मंजिल पे जाना है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है. बट इफ़ यू डोंट वांट योर स्टडीज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, आप कंटिन्यूस रिविजन्स करते जाओगे, मल्टीपल रिविजन्स हो भी, नॉट वन टाइम, मल्टीपल रिविजन्स करोगे तो ही आप रेगुलर बैच के बच्चों से compete कर पाओगे. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे एफर्ट्स कम है बट आप लोगों के एफर्ट्स ज़्यादा है. और अभी प्रैक्टिकल समझने का टाइम ही नहीं है. अभी हमें भाई शॉर्ट टर्म गोल मई में एग्जाम देना है और उसको क्रैक करना है, तो उसी के हिसाब से हम पढ़ाने वाले हैं. बट फिर भी बीच बीच में हल्के हल्के मैं एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स आपको देती जाऊँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू हैव ओनली दैट बुकिश नॉलेज. वो अंदर से आ ही जाएगा, थोड़ी इमोशनल हो ही जाओगे मैं. ठीक है. तो वैसी वो बात है. तो देखो प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है और रिप्रेजेंटेटिव का भी खत्म होता है. 105, 112, 113 ये अभी तक हमारे हुए हैं. और 5 मिनट में मैं 104 चेयरमैन से रिलेटेड भी करने वाली हूँ. बट ये जो किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये देखो हाँ, और एक चीज मेरे को, और एक ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. सपोज सुनो ना, वो कंपनी है SPC प्राइवेट लिमिटेड, जिसने स्वप्निल सर को रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपॉइंट किया है. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर कंपनी, ओके, से सर के फ्रेंड की कंपनी है. वो कंपनी ने भी स्वप्निल सर को रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपॉइंट किया है. स्वप्निल सर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 कंपनीज. जब स्वप्निल सर जाएंगे ना मीटिंग में, आई वॉन्ट टू आस्क यू, कोरम के लिए क्या स्वप्निल सर 1 माने जाएंगे या 2? प्रॉक्सी नहीं है वो. प्रॉक्सी तो कोरम के लिए काउंट होता ही नहीं है. हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव की. स्वप्निल सर जो नेचुरल पर्सन है, ही इज एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स, 2 कंपनीज. तो जब स्वप्निल सर मीटिंग में गए, मेरे को ये सवाल पूछना है आपको कि क्या वो कोरम के लिए काउंट हो गए? पहली बात तो हाँ, इसके लिए तो जवाब दो, हाँ या ना. चल, कोरम के लिए तो काउंट हो गए, सही बात है. बट नाउ जब वो कोरम के लिए काउंट हो रहे हैं, क्या उनको 1 की तरह काउंट किया जाएगा या 2 की तरह काउंट किया जाएगा?
2 की तरह काउंट किया जाएगा। वेरी गुड। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, आपको जवाब आ जाएगा। 2 क्यों? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग 2 आर्टिफिशियल पर्संस। सर की खुद की कंपनी SPC प्राइवेट लिमिटेड एंड सर के दोस्त की कंपनी। ही विल बी काउंटेड एज 2 persons फॉर कोरम पर्पस। यस और नो गाइस? ओके, एक बार रिवाइज करते हैं प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव को और 2 मिनट में हम लोग चेयरमैन खत्म करते हैं। आप लोग बताओगे, इज अ प्रॉक्सी अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट? प्रॉक्सी क्या मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है? तो क्या वो कोरम के लिए काउंट होगा? नहीं। क्या वो शो ऑफ हैंड से वोट कर सकता है? बट क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? क्या वो पोल से वोट कर सकता है? प्रॉक्सी अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर बताओ। कितने घंटे पहले सबमिट हो जाना चाहिए? 48 आवर्स पहले। मेंबर भी गया, प्रॉक्सी भी गया, किसका वोट वैलिड होगा? मेंबर, क्योंकि मेंबर जैसे ही जाता है इट विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। पहला प्रॉक्सी, लेटर प्रॉक्सी, किसका वोट वैलिड है? लेटर प्रॉक्सी, क्योंकि पहला अपॉइंटमेंट रिवोक हो जाता है जैसे ही बाद वाला प्रॉक्सी अपॉइंट होता है। एज अ मेंबर अगर आप प्रॉक्सी डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट करना चाहते हो, क्या आपको नोटिस देनी पड़ती है? कितने दिन पहले? और इंस्पेक्शन कब से शुरू कर सकते? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, अप टिल व्हाट टाइम? कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। यस और नो गाइस? रिप्रेजेंटेटिव क्या मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है? हाँ या ना? यस। सो अगर वो पर्सनली प्रेजेंट है, क्या उसको हम कोरम के लिए काउंट करेंगे? वेरी गुड। और एक लास्ट सेक्शन है 104, जिसको हम कहते हैं द सेक्शन रिलेटिंग टू द चेयरमैन। देखो, इतने मेंबर्स आते हैं मीटिंग में, तो मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो मीटिंग कम होगी, गप्पे लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो ये जो डेकोरम मेंटेन करता है, इस पर्सन को कहते हैं एज द चेयरमैन। चेयरमैन जो चेयर होल्ड करता है, चेयरमैन। ओके, एंड दिस चेयरमैन बेसिकली प्रिसाइड्स द मीटिंग एंड ही मेक्स इट श्योर कि ये जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है या कंडक्ट नहीं हो रही है। ठीक है। एंड आर्टिकल्स में यूजुअली लिखा रहता है कि चेयरमैन कौन होता है। अगर आर्टिकल्स साइलेंट है तो फिर मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अपने आप में किसी को चेयरमैन की तरह अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है। और चेयरमैन के पास एक पावर है जिसको कहते हैं कास्टिंग वोट। ओके, तो अगर सपोज इक्वल वोट्स हो जाते हैं, वोट्स इन फेवर और वोट्स अगेंस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट लिया जाता है और उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। बट कास्टिंग वोट इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। वाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर दैन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है। सो कास्टिंग वोट तब एक्सरसाइज होगा जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने जो वोटिंग किया है उसमें वोट इन फेवर इज इक्वल टू वोट अगेंस्ट, तो डिसीजन तो नहीं हो सकता है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं आया। तो जो भी चेयरमैन वोट करता है वही वोट कंसिडर करके इवेंचुअली क्या होता है, या तो डिसीजन फेवर में लिया जाता है या तो डिसीजन अगेंस्ट में लिया जाता है। ठीक है। आज का क्या होमवर्क होगा, आप क्या करो, ये जो सेक्शन 105 दिख रहा है इसका फोटो लो आप और ये आप नोटबुक में लिखोगे। जल्दी से फोटो ले लो, चलो जल्दी जल्दी। आपने ले लिया ये 5 भी पॉइंट्स का फोटो? जो भी पता नहीं, ये बुलेट और ये नंबरिंग कुछ गलत है, बट ये सारे बुलेट्स 1 2 3 4 5 और ये 6 7 सातों भी सेंटेंसेस आपको लिख के आने हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और लर्निंग भी हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हो चीजें लर्न हो जाती है। ठीक है। और साथ साथ में ये चेयरमैन के भी 3 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इधर। ये चेयरमैन दिख रहा है आपको 104, ये 3 सेंटेंसेस है चेयरमैन के ग्रीन कलर के पैच में, उसका भी आप फोटो ले लीजिए, वो भी आप लिख लोगे और ऐसे करके हमारा सेकंड सी जो है वो हो जाता है कंप्लीट।
और ये जो लास्ट पॉइंट है ना इधर वाला, ये रिप्रेजेंटेटिव इज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड विल बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पज, वहां पे आप ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन नंबर 112 और 113। तो आज हमारे 4 सेक्शंस हुए बैक टू बैक, 104, 105, 112, 113, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोगों की क्लास अभी नीचे है, इसके नीचे के नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है।